चलिए, तो फिर हम अब आगे का पार्ट देखते हैं। ओ भाई, अपने फ़ोन बंद करके रखो, ज़बरदस्ती जब्त हो जाएगा। लेटेंट हीट, चलो ध्यान दीजिए। लेटेंट हीट, व्हाट इज दिस लेटेंट हीट? ये असल में देखा जाए तो इसी का सब टॉपिक है। जो पिछली बार हम लोग ने चेंज ऑफ स्टेट करके एक टॉपिक देखे थे ना, उसी के अंडर आने वाला सब टॉपिक है लेटेंट हीट। पिछले क्लास में हम लोग ने ये देखा था कि जब भी किसी मैटर को एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट करना है, आइदर इट विल एब्जॉर्ब हीट और इट विल रिलीज हीट। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था रिवीजन में, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। जो मैटर है उसको हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी मैटर को क्या करना पड़ता है? हीट एब्जॉर्ब करना पड़ता है। वहीं गैसियस से अपने आप को लिक्विड फेस में कन्वर्ट करने के लिए हीट को रिलीज करना पड़ता है ना। अगर मान लो कहीं स्टीम है, भाप है किसी कंटेनर में, उसे वाटर में कन्वर्ट करना है ना, तो हमें आपके स्टीम को क्या करना पड़ेगा? हीट को रिलीज करना पड़ेगा। वहीं अगर आपका लिक्विड फेस में यानी पानी है, इधर बिल्कुल इधर ध्यान देना, फालतू चीज़ों में नहीं, वहीं कहीं अगर पानी है, लिक्विड है, उसको आपको बर्फ़ में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? आपको पानी को, हीट को रिलीज करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। तो हम ये देखते हैं कि स्टेट को चेंज करने के लिए आइदर आपको हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है या फिर हीट को रिलीज करना पड़ता है ना। अब उसी से एक टॉपिक जुड़ा आता है, उसी से एक टर्मिनोलॉजी जुड़ी आती है, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू द चेंज द स्टेट ऑफ अ यूनिट मास इज कॉल्ड एज आपका लेटेंट हीट। तो मैं यहां लिखूंगा इसका डेफिनेशन ऐसा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इधर ध्यान दे सब लोग, पूरा फोकस इधर, टू चेंज द स्टेट ऑफ अ मैटर is called as latent heat of that matter। मुझे रिक्वायर्ड के साथ साथ मैं यहां पर रिलीज भी बोल सकता हूं। बोले रिलीज क्यों? मैटर पर यूनिट मास, सॉरी यहां पर मैंने एक ऐड करना चाहिए, पर यूनिट मास। हाँ, तो पर यूनिट मास इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ दैट मैटर। अब रिलीज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, सॉलिड से लिक्विड करने के लिए, में कन्वर्ट करने के लिए हीट को क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। मगर वहीं लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हीट को रिलीज करना पड़ेगा। तो भाई अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 1 किलोग्राम का आइस है, कितने का? 1 किलोग्राम का आइस है, और मैं चाहता हूं वो 1 किलोग्राम का आइस पूरा का पूरा पानी में कन्वर्ट हो जाए, पूरा का पूरा पानी में कन्वर्ट हो जाए, तो मुझे उसे कितनी हीट सप्लाई करना पड़ेगी? है क्या? क्योंकि भैया अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब बाहर से मान लो कोई हीट का सोर्स नहीं है ना, अगर आप फ्रीजर में बर्फ रखे हुए हैं, तो फ्रीजर में अगर रहा तो भाई हमको तो मालूम है बर्फ ही रहेगा, कभी पानी बदलेगा ही नहीं, है ना। अगर मैं चाहता हूं कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो, तो किसी ना किसी तरीके से मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो भाई हमने क्या देखा कि अगर 1 किलो के बर्फ को या 1 किलो का कोई भी आपका मटेरियल है ना, अब मैं ये चाहता हूं कि वो किसी तरह से पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो उस सिचुएशन में, या फिर लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उस चीज़ के लिए जो आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट का जनरल फॉर्मूला जो अगर देखा जाए, जनरल फॉर्मूला क्या आता है? L इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम, और डेल्टा क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? m इंटू एल, वेयर डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, to change the state, amount of heat required to change the state। अब ऐसा है, on the basis of general formula मैं कह सकता हूं कि latent heat का SI यूनिट क्या है? तो latent heat का SI यूनिट है जूल पर किलोग्राम। अच्छा ठीक है, latent heat का डायमेंशन क्या है? तो जूल का क्या होता है? m1L2T-2, किलोग्राम का जस्ट m1, तो फिर वो क्या हो जाएगा? m0 L2T-2, या जस्ट L2T-2 आप बोल सकते हैं। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ लेटेंट हीट।
अब आगे हमको थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है इसका। मैं देखूंगा टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। अब ऐसा है बेटा, देखो हमारा जो भी मैटर है 2 बार अपना स्टेट चेंज करता है। एक बार सॉलिड से लिक्विड में आएगा अगर मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो दूसरी बार वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आता है ना। तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर 2 तरह के आपके लेटेंट हीट आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये पहला टाइप हम देखने को मिलता है। अब ये क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? देखो भाई, आपने क्या देखा, 1 किलोग्राम का आपके पास कोई मटेरियल है, मुझे उसे सॉलिड से लिक्विड फेस में कन्वर्ट करना है, मुझे उसे सॉलिड से लिक्विड फेस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए उसको जो हीट देना पड़ेगी उसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैंने बोला 1 किलोग्राम ऑफ एनी मटेरियल, है ना। तो मैं यहां पर लिखूंगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड per unit mass, amount of heat required per unit mass to convert any matter from solid to liquid is called as latent heat of फ्यूजन। सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको किसी भी मैटर में कितनी हीट लगेगी पर यूनिट मास, यानी 1 किलोग्राम के मास को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को आप सिम्बलाइज करते हैं एज LF, है ना, L सफिक्स F। अगर आप देखेंगे जो हमारे पास नोन वैल्यूज़ है, जैसे कि अगर मैं बोलूँगा वाटर के लिए, For water, latent heat of fusion is 3.33 into 10 raised to power 5 जूल पर किलोग्राम, -5 होना चाहिए, 3.33 into 10 raised to power 5 जूल पर किलोग्राम, या फिर 80 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, या फिर जस्ट 80 कैलोरीज पर ग्राम। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ये कैलोरी वाली वैल्यू है ना, वो याद रखना, बहुत यूज में आएगी। 80 कैलोरीज पर ग्राम, ये किसके लिए बेटा? वाटर के लिए, है ना। मतलब आपका अगर वाटर पहले आइस के फॉर्म में था और मुझे उसे कन्वर्ट करना है काहे में, आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर आपको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसको कितनी हीट देना पड़ेगी? तो 3.33 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, या फिर 80 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, या फिर 80 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है ना। और वहीं अगर मैं कहूँ कि वो ऑलरेडी लिक्विड फेस में है, वो ऑलरेडी लिक्विड फेस में है, वो अपने आप को सॉलिड फेस में कन्वर्ट कर रहा है, तो काहे में है? लिक्विड फेस में, तो वो सॉलिड फेस में कन्वर्ट कर रहा है 1 किलो का वाटर, तो उस वक्त वो क्या करेगा? हीट रिलीज करेगा। अच्छा, वो कितनी हीट रिलीज करेगा? फिर ये इतना दिया गया अमाउंट की हीट वो क्या करेगा? रिलीज करेगा। चलो, अब ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब मैं आता हूं दूसरे टाइप पे। तो दूसरा टाइप क्या है इसका? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नाउ व्हाट इज दिस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? तो इसको हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास, मतलब हर 1 किलो में कितनी हीट लगेगी टू कन्वर्ट एनी मैटर, किसी भी मैटर को कन्वर्ट करने के लिए, फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड से टू गैसियस स्टेट, लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए कितनी पर 1 किलोग्राम में कितनी हीट लगेगी, इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसको आप LV से इंडिकेट कर सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इधर का हो चुका है ना, नीचे का? हाँ हाँ,
नहीं, ये एक फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि स्टेट चेंज हो रहा है। वो स्टेट चेंज मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं आप, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि अगर मान लो वो लिक्विड से सॉलिड में अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर मान लो लिक्विड से सॉलिड, तो इतनी ही अमाउंट की हीट वो रिलीज करेगा। ये एक वैल्यू है, चाहे आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, चाहे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना, वो वैल्यू कैसी रहने वाली है, सेम। तो आप कहना चाहे तो उसको कह सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। कन्वर्ट एनी मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप। हाँ, मैंने अभी क्या बोला, सॉलिड से लिक्विड में अगेन कन्वर्ट करेंगे। चलो एक काम करता हूँ, और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, है ना, और रिलीज। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन को चेंज कर दिया अपने। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अगर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है तो उसको हीट लगेगी, और अगर वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है तो हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। और दोनों भी सिचुएशन में जो हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। आया समझे? ये एक ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो समझ गए तो एटलीस्ट उतना भी चलेगा। सेम सिचुएशन ही था, है ना, कि भाई आप देखेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू कन्वर्ट एनी मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस, मतलब अगेन वो क्या करेगा, है ना, लिक्विड से अपने आप को गैस में कन्वर्ट करेगा, तो वो हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और वहीं अगर गैसियस फॉर्म से अगर आपको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हीट को रिलीज करेगा। अच्छा, दोनों भी केसेस में सेम मैटर सेम अमाउंट में है, तो उसमें वैल्यू क्या करेगी, सेम रहेगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फॉर वाटर, तो अगर मैं वाटर की बात करता हूं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है, 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, या फिर 540 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, या फिर 540 कैलोरीज पर ग्राम। किलो किलो कैंसिल हो जाएगा, ग्राम रह जाएगा, 540 कैलोरीज पर ग्राम, है ना। तो मतलब ऐसा है, अगर मान लो आपके पास 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है, उससे वेपोराइज करना है, तो 22.6 इंटू 10⁶ जूल की आपको एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगी। या मान लो 1 किलोग्राम की स्टीम है आपके पास, भाप है किसी कंटेनर में, है ना, आपने भाप को बंद करके रखा है स्टीम को, और वो स्टीम को मेरे को क्या करना है, कंडेंस करना है। तो जब वो स्टीम को मैं ठंडा करूँगा और वो अपनी स्टेट को चेंज करिए, गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ रही है, तो वो हीट को रिलीज करेगी। तो सोचो कि अगर वो स्टीम 1 किलोग्राम की है, वाटर की स्टीम है वो 1 किलोग्राम की है, तो वो कितनी हीट रिलीज करेगी, तो 22.6 जूल इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, हर 1 किलो पे इतनी हीट वो रिलीज करेगी। लिख लो। मैं कहूँगा थोड़ा सा आप देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू को, कितनी है, 80 कैलोरीज पर ग्राम, और ये कितनी है, 540 कैलोरीज पर ग्राम, यानी इसके पास ज़्यादा हीट है ना। अभी थोड़ी देर में बताता हूँ प्लॉटिंग में आपको। ये हो गया क्या पूरा, चलो हो गया। इधर का पार्ट कर लो जल्दी फटाफट। ग्राफ को राइट साइड में बना लेता हूं मैं। बातें नहीं,
phase, gaseous phase. Phase change 3.33 into 10 raised to power 5 joule per kilogram or 80 calories per gram. Once again, phase change 2 point कितना हो 22.6 into 10 raised to power 5 joule per kilogram और 540 calories per gram. चलो फिगर टेम्परेचर, ये डायग्राम बना लो. टाइटल दिया नहीं ना, मैं टाइटल रुक जाऊँ. टेम्परेचर वर्सेस हीट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. टेम्परेचर वर्सेस हीट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसका टाइटल कुछ ऐसा आएगा. प्लॉट ऑफ टेम्परेचर वर्सेस हीट ऑफ वाटर फॉर अ गिवन क्वांटिटी. दिए गए क्वांटिटी यानी कि 1 किलोग्राम के लिए टेम्परेचर वर्सेस हीट का प्लॉट है. टाइटल के नीचे आपको डायग्राम बनाना है. मैंने राइट साइड में बनाया कि आप लोग लिख रहे थे तो मज़ेदार बना लिया. टाइटल के नीचे आपको डायग्राम बनाना है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा. हमेशा बोलता टाइटल के नीचे डायग्राम बनाना है. नहीं बनाया तो काट के फिर से टाइटल लिखो, फिर से डायग्राम बनाओ. ये तो ऊपर एडजस्ट करो टाइटल को. आप लोग लिख रहे थे तो उसमें डायग्राम उधर बना लिया. कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन एट ऑल. कॉमन सेंस का यूज ही नहीं करते. चलो हुआ, बड़बड़ बंद हुई तुम्हारी. और इधर लिखो फटाफट. चलो हुआ. तो अभी जो ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं, हमें उन्हीं बातों को एक्सप्लेन करना है. एक एक बात को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. तो एज सीन इन द ग्राफ, सपोज आइस इज एट -10 डिग्री सेल्सियस. ऐसा मान के चलेंगे कि आइस शुरुआत में -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे था. फिर बाद में आपने उसे हीट प्रोवाइड किया. हीट प्रोवाइड करते वक्त हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हीट आपकी बढ़ते जा रही है टेम्परेचर भी आपका बढ़ रहा है. जैसे हीट बढ़ते जा रही है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है. अच्छा, ये हीट बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ना, हीट बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ना, ये सिलसिला कब तक चला? सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस तक. 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही आप पहुंचे, आपने क्या देखा कि व्हेन द हीट इज प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, है ना. तो मैं यहां पर लिखूंगा अगला पॉइंट. At 0 degree Celsius, we can see that when heat is provided,
when heat is provided, temperature of the system remains constant. सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप तो हीट तो प्रोवाइड कर रहे हो, फिर टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिस्टम है या जो मैटर है वो हीट जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो सिर्फ अपना स्टेट चेंज करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है ना। तो मैं यहां लिखूंगा दिस मीन्स दैट हीट एब्जॉर्ब्ड by system or matter is used only to change the state of matter। तो जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका यूज सिर्फ और सिर्फ मैटर का स्टेट चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आई बात समझ में? ठीक है। और हम यहां देख सकते हैं, मैं इसी में कंटिन्यू करता हूं, यहां पर लिखता हूं थोड़ा सा। फॉर आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, या फिर 80 कैलोरीज पर ग्राम, 80 कैलोरीज पर ग्राम, है ना। वो हम लोग ने जो वैल्यू पहले भी लिखे वही दोबारा हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब हमने क्या देखा, जब पूरा का पूरा फेज चेंज हो गया उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो रहा है ना। आगे हम लोग क्या देखते हैं, फर्दर इट इज ऑब्जर्व दैट, आगे ये देखा गया, व्हेन एंटायर आइस मेल्ट्स देन वाटर, देन टेम्परेचर ऑफ water starts increasing with the supply of heat, फिर हमने क्या देखा आगे बेटा, आगे हमने ये देखा जब पूरा का पूरा आइस पिघल चुका है, पूरा है ना पानी में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो रहा है ना। अब ये बढ़ना जो स्टार्ट हुआ कब तक होता है ये, अंटिल 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो मैं यहां पर आगे लिखूंगा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया क्या आपको, है ना। ऊपर का टाइटल मिटा देता हूं। The rise of temperature continues only till it reaches 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का बढ़ना लगातार चालू रहेगा सिर्फ कब तक, जब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंच जाता। बियॉन्ड दैट, उसके बाद टेम्परेचर अगेन अटेन्स अ कांस्टेंट वैल्यू। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा बेटा, टेम्परेचर ने फिर से एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लिया, विच मीन्स दैट, फिफ्थ पॉइंट में आके लिख देता हूं, विच मीन्स दैट हीट प्रोवाइडेड, जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, इज बीइंग यूज्ड, वो इस्तेमाल हो रही है, ओनली टू चेंज द स्टेट, वो सिर्फ स्टेट चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ब्रैकेट में लिख देता हूं, लिक्विड टू गैस या गैशियस फॉर्म, लिक्विड टू गैशियस स्टेट में चेंज होने के लिए इस्तेमाल हो रही है। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा, फॉर वाटर पानी के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 2.66
इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, या 80 किलो, सॉरी नॉट 80, 540 कैलोरीज पर ग्राम, 540 कैलोरीज पर ग्राम। हर 1 ग्राम पे आपको 540 कैलोरीज उसको देना पड़ेगा, है ना, वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, अब ऐसा देखो, यहां पर आप जो देख रहे हैं, देखो ये कर्व देखो, अब ये कर्व ये वाला, मैं चलो नाम देता हूं थोड़ी देर के लिए, ए बी सी डी ई एफ। मैं बोलूंगा कर्व ए बी सी डी और ई एफ को देखो अच्छे से। ए बी क्या इंडिकेट करता है? सॉलिड फेस, मतलब मैटर कहां पर है? सॉलिड फेस में। बस ये क्या इंडिकेट कर रहा है? जैसे जैसे आप हीट बढ़ा रहे हैं वैसा वैसा उसका क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे जैसे हीट बढ़ा रहे हैं वैसा वैसा टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। और यहां पर भी मैंने देखा जैसे जैसे हीट बढ़ रहा है वैसा वैसा टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगेन यहां पर भी मैं क्या देख रहा हूं? जैसे जैसे हीट बढ़ रहा है वैसा वैसा टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, क्या आपको नहीं लगता कि ये सारे के सारे स्लोप अलग अलग है? सारे के सारे स्लोप अलग अलग है, यानी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है ये अलग अलग आ रही है, कांस्टेंट नहीं आ रही है। हर फेस में, सॉलिड में, लिक्विड में, है ना, ये कैसी अलग अलग है। तो इससे इंडिकेट क्या होता है? मैं बोलूंगा देखो भाई, किसी भी मैटर का स्पेसिफिक हीट, ये लिखना मत, रफ में लिख रहा है यहाँ पर मैं, किसी भी मैटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, है ना। किसी भी मैटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पर स्लोप अलग अलग है, इसका मतलब डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू अलग अलग है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी अलग अलग है, यानी इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? अलग अलग है। मतलब क्या है? पानी है ना, पानी H2O मॉलिक्यूल बना हुआ है, ठीक है। वो पहले क्या था? आइस के फॉर्म में था, है ना, आइस के फॉर्म में था। शुरू में टेम्परेचर कितना था इसका? -10 डिग्री सेल्सियस। मान लो मुझे टेम्परेचर को बढ़ाना है, -10 से उसको कितना करना है? -11। सही है ना? अरे काहे का सही है, वो कम हो जाएगा। -10 से -9 पे जाना है, मुझे टेम्परेचर को बढ़ाना है। मैंने देखा कि -10 से मुझे -9 डिग्री सेल्सियस तक उसको टेम्परेचर को ले जाना है। तो मैं उसके लिए क्या कर रहा? हीट प्रोवाइड कर रहा। उस वक्त वो कौन से रूप में था? सॉलिड रूप में, पिघल गया, पानी बन गया, है ना। अब मैं देखता हूँ कोई भी बीच में का टेम्परेचर पकड़ लो, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बीच का पकड़ लिया मैंने, पानी बनने के बाद का 20 डिग्री सेल्सियस अभी का रूम टेम्परेचर। अब मैं कहता हूँ अब उसको हीट दे, है ना, हीट दे, 1 किलो का पानी उसको हीट दे। अब उसका टेम्परेचर तेरे को बढ़ाना है 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं? तूने नोट करा ये वैल्यू क्या आ रही है, कितनी हीट देना पड़ती है तेरे को, तूने नोट कर डाला। फिर उसके बाद चलो पूरा पानी भाप बन गया, है ना, पूरा पानी क्या बन गया? भाप बन गया। अब उसमें से मैं 1 किलो की भाप को, यानी स्टीम को, किसी कंटेनर में कैद कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई तेरी स्टीम, तेरी टेम्परेचर कितनी है? तो वो बोले 110 डिग्री सेल्सियस। स्टीम का टेम्परेचर कितना है? 110 डिग्री सेल्सियस। उसका टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है 111 डिग्री सेल्सियस, 111 डिग्री सेल्सियस करना है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है। पहले मुझे -10 से -9 पे आना था, यानी टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना था। आइस कितने किलो का था? 1 किलो का था। फिर उसी 1 किलो के पानी का टेम्परेचर 20 से 21 पे लाना था। फिर उसी 1 किलो के स्टीम का टेम्परेचर 110 से 111 बनाना था। मास कितना था हर बार? 1 किलो। मैटर हर बार सेम था, है ना, मैटर तो सेम ही था ना, वो वाटर, बस कभी वो आइस के फॉर्म में, कभी लिक्विड के फॉर्म में, कभी वो गैस के फॉर्म में। ये बात समझ आ रही है ना? अच्छा ठीक है। और टेम्परेचर भी एक ही जैसा बढ़ाने का, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो हम क्या सोचे कि अब मैटर तो सेम है, तो हर बार जो रिक्वायर्ड हीट रहेगी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, हमें ऐसा लगा कि वो सेम होगी। मगर ये स्लोप से हमें ये पता चला कि भैया आप गलत हैं। जब वो अपने अलग अलग रूप में होगा, जब वो सॉलिड के रूप में होगा, तो हीट का रिक्वायरमेंट 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट का रिक्वायरमेंट अलग होगा। जब वो लिक्विड फेस में होगा, है ना, तब हीट का रिक्वायरमेंट अलग होगा। जब वो गैसियस फेस में होगा, तब हीट का रिक्वायरमेंट अलग होगा। कहने के लिए साइंटिफिक वर्ड में अगर मैं कहूँ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी मैटर की अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है। सीधा अगर मैं फिजिक्स के लैंग्वेज में कहूँ, पूरा सादी लैंग्वेज में ना कहूँ, अगर मैं फिजिक्स के लैंग्वेज में कहूँ, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैटर की, किसी एक मैटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है। ये स्टेटमेंट में आ सकता है, स्टेटमेंट क्वेश्चंस में आ सकता है कि अलग अलग स्टेट में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग है। हालांकि है क्या मैटर? यहाँ से लेकर वहाँ तक किस मैटर की बात चल रही है? वाटर की बात चल रही है। यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे किस मैटर की बात चल रही है? वाटर की बात चल रही है। हर बार आपका वाटर की क्वांटिटी कितनी है? 1 किलो। आइस कितना था? 1 किलो का था। पानी कितना का था? 1 किलो का था। स्टीम कितना था? 1 किलो का था। मैटर भी सेम, मास भी सेम। टेम्परेचर कितने से बढ़ाना था? 1 डिग्री सेल्सियस से। तो हमको तो लगा भाई मैटर सेम है तो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट भी सेम होगा। मगर हमने क्या देखा, जब वो सॉलिड था तब हीट का रिक्वायरमेंट अलग था, जब वो लिक्विड था तब हीट का रिक्वायरमेंट अलग था।
जब वो गैशियस फेस में था तब हीट का रिक्वायरमेंट अलग था। आई बात समझ में आपको? तो जब भी वो अपना रूप बदलता है तो हीट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, और उसी हीट की रिक्वायरमेंट को पर यूनिट मास, पर यूनिट डिग्री सेल्सियस, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैं यहाँ लिखूंगा 6th, फ्रॉम द कर्व AB, CD and EF, we can say that specific heat of any matter, किसी भी मैटर, किसी वाटर की बात नहीं, any matter in different phase are different, है ना। स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी मैटर इन डिफरेंट फेस आर डिफरेंट, हर फेस में अलग अलग होता है। पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 3 हो गया सभी का। Point number 7, from the curve BC and DE, it can be said that latent heat of vaporization is greater than latent heat of fusion. Latent heat of vaporization is greater than latent heat of fusion, which means that steam at 100 degrees Celsius has more heat than water at 100 degrees Celsius by 22.6 into 10 raised to power 5 joule per kilogram. अब बोले ये क्या मैटर क्या हो गया, ये आखिरी का पार्ट क्या बताना चाह रहा हूं। देखो यहाँ पर तो हमको साफ समझ में आ रहा है इस सिचुएशन में कि यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अगर बात करें तो वेपोराइजेशन की वैल्यू कैसी है? ज़्यादा है। यानी अगर आइस को 1 किलो के आइस को पानी में मेल्ट करने के लिए जो हीट लगेगी वो कम लगती है 1 किलो पानी के को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 1 किलो बर्फ़ था, तुमने एक बर्तन में इसको रखे और चूल्हे पे रख दिया। अब तुम टाइम नोट करते हो कि कितनी देर में पूरा बर्फ़ पिघलता है। इमेजिन कर लो तुमने देखा कि 2 मिनट में पूरी बर्फ़ पिघल गई, 2 मिनट के अंदर पूरी बर्फ़ पिघल गई। अब ऐसा वो पानी बन गया, अब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तुम लगातार चूल्हे को चालू रख रहे और तुम अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा और टेम्परेचर पहुंच गया कहाँ पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब पानी उबलना चालू हो गया, पानी उबलना चालू हो गया तो कहाँ में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में, गैशियस फॉर्म में। अब तुम फिर से नोट करते हो जैसे ही टेम्परेचर तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, जैसे ही टेम्परेचर तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तुम नोट करना चालू करते हो कि पूरे पानी को भाप बन के उड़ने के लिए कितना टाइम लग रहा है। पिछली बार बर्फ़ से पानी बनने के लिए कितना टाइम लगा था? 2 मिनट। अब पानी से वेपर बनने के लिए कितना टाइम लग रहा है? अब वो नोट करते हो तुम्हारा लगातार चालू उस पर फोकस, देखते पूरा पानी कितनी देर में भाप बनता। तुमने देखा 10 मिनट के बाद हो रहा होगा, 10 मिनट के बाद पूरा पानी भाप बन के उड़ रहा। तुमने नोटिस क्या किया? इधर ये नंबर मैंने अपने मन से लिया, तो तुमने नोटिस क्या किया यहाँ पर कि ज़्यादा टाइम लग रहा पानी को भाप बनने में, यानी वो ज़्यादा हीट ले रहा है ना। अच्छा एक बात बता, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी था और जब वो भाप बन गया तब भी उसका टेम्परेचर कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस था। टेम्परेचर तो सेम था, है ना। मगर मान लो तुम्हारे हाथ पे गलती से एक गरम 100 डिग्री सेल्सियस वाला पानी गिर गया, तुम्हारे एक हाथ पे पानी गिर गया, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर है, कंसीडर दैट, है ना। और इमेजिन कर लो, और वहीं अगर मैं बोलूँगा अचानक से तुमने एक बर्तन खोले, उसमें से एकदम से भाप निकली,
उस भाप का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था और वो तुम्हारे दूसरे हाथ पे लगा। ज़्यादा सीवियर बर्न कौन सा नजर आएगा तुमको? जो भाप वाला है, जिससे जो भाप से जला ना उसमें बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार बेहतरीन सी लज्जतदार जलन होंगी एकदम, है ना। थई 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 बोलते ना, नाचेगा इंसान, उसको जैसा हुआ। नो डाउट जब 100 डिग्री सेल्सियस का पानी गिरा तब भी जलन हुई, है ना, तब भी वो स्किन पे रैशेस आ गए। मगर जब वो एकदम से भाप तुमको लगी, वो भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर सेम है मगर इसका डैमेज ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उस भाप के पास उस पानी से ज़्यादा हीट एनर्जी है। बोले कैसा? पानी को भाप में कन्वर्ट करने के लिए आपको हीट देना पड़ी। 1 किलो पानी को भाप में कन्वर्ट करने के लिए, स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए आपको हीट देना पड़ी। उसने हीट लिया, कितनी हीट लिया? 22.6 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम का पानी जो अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे है और 1 किलोग्राम का स्टीम जो वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो एनर्जी किसके पास ज़्यादा है? हीट एनर्जी स्टीम के पास ज़्यादा है। और कितनी ज़्यादा है? 22.6 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम। इसीलिए तो जो बर्न्स होते हैं स्टीम के वो ज़्यादा सीवियर होते हैं, है ना, एज़ कम्पेयर टू द बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा डेंजरस वो होता है। तो भाई आइंदा से ध्यान रखना, लगे तो पानी गिरा लेना, है ना, वो भी नहीं गिराना, मैं बता रहा है इसी, बट स्टीम से बचना ज़्यादा चाहिए। आया समझ में? वही कहा गया है, विच मीन्स दैट स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस हैज़ मोर हीट दैन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस बाय 22.6 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम। ठीक, लिख लीजिए ये बातें नहीं। इधर का हो गया पॉइंट पूरा। ख़वातीन हज़रात इधर ध्यान हो गया। सीधा बैठ, क्लास में बैठ, सीधा बैठ। उसको भी ठीक किया मैं, वो बोलेंगे मेरे को नहीं, उसको बोल रहे। तो हो गया, किधर का मिटा दूँ? अब अगला पॉइंट है हमारा, खासतौर से जेई वाले इसको ध्यान रखें ज़्यादा, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज के साथ क्वेश्चंस आते हैं। वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट, चलो ध्यान दो। आपके पास किसी किस्म का मैटर था, आपके पास किसी टाइप का मैटर, तो कोई भी एक पर्टिकुलर मैटर था, और मैंने देखा कि उसका टेम्परेचर कितना है? T1। इसके टेम्परेचर को T1 डिग्री सेल्सियस पे से T2 डिग्री सेल्सियस पे जाने पे, T1 बड़ा है मतलब, मान लो T1 इज ग्रेटर देन T2, तो शुरुआत में वो ज़्यादा टेम्परेचर पे था और अब वो धीरे धीरे क्या है, लोअर टेम्परेचर पे जा रहा है। तो T1 डिग्री सेल्सियस से T2 डिग्री सेल्सियस पे जब वो जाएगा तो आप जानते हैं कि वो हीट रिलीज़ करेगा। तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, वो हीट रिलीज़ कर रहा है से डेल्टा Q M, यानी हीट रिलीज बाय द गिवन मैटर, हीट रिलीज बाय द गिवन मैटर। अब मैं क्या ले रहा हूँ, मैंने एक बीकर में गर्मा गर्म पानी ले लिया, है ना, एक बीकर में गर्मा गर्म पानी ले लिया, उसका भी टेम्परेचर T1 था, उसका भी टेम्परेचर T1 था, और मैं चाहता हूं कि उसका टेम्परेचर T2 पे चला जाए। मतलब जितना टेम्परेचर करेंगे इसका था, शुरू में जो इसका था, शुरू में इसका भी वही था, बाद में जो इसका था इसका भी सेम था, और इसमें से जो हीट रिलीज हो इट शुड बी ऑफ द सेम अमाउंट। एक मिनट बस, एक काम करते, कल कंटिन्यू करते हैं। सर आ गए, मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, कल कंटिन्यू कर लेंगे। कल एट द सेम टाइम एज